नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे हैं। और आपने जो मेरे लास्ट वीक के वीडियोस थे जिसमें कि मैंने चैप्टर 16 तक कवर किया था, जो समावेशी बैंकिंग की जो किताब है आपने उसको ज़रूर देख लिया होगा। और मेरे ख्याल से ये जो वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं ये करीब करीब जो सिलेबस है उसको कवर करता है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये डिमांड किया था कि भाई अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी तैयारी शुरू करा दीजिए, कि भाई जो एग्ज़ाम में वास्तव में, क्योंकि हर एक वीक एग्ज़ाम हो रहे हैं एंड लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, तो बहुत डिमांड थी कि भाई आप पीडीएफ दे दीजिए, खाली क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो इसी डिमांड को देखते हुए मैंने बहुत प्रयास से अपने विशेष सूत्र के हवाले से लास्ट वीक जो एग्ज़ाम हुआ है IIBF बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एक्चुअल एग्ज़ाम है ना, उसके प्रश्न हासिल किए हैं। और इस प्रश्न को मैं 2 सीरीज़ में आपके सामने ला रहा हूं। आज मैं आपको जो पहली सीरीज़ है वो प्रस्तुत करता हूं। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन जो है सो आज कवर किए हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ये आपको IIBF एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इन सवालों को जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे मान लीजिए 1 या 2 दिन पहले यदि एक बार रिवाइज कर लिया तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो इन 50 में से किसी न किसी तरह मतलब घुमा फिरा करके ऑप्शन इधर सुधर करके ज़रूर आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं IIBF BC एग्ज़ाम के एक्चुअल 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस। सो ये जो पहला क्वेश्चन है आपके इसमें ये रहा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है कि निम्नलिखित में से एक आधार को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ने का प्रत्यक्ष लाभ नहीं। आप जानते हैं कि आधार को हमारे अकाउंट्स में सीडिंग करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो मैंने क्या नहीं है वो हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शंस है उसमें पता और उसका जो पहचान है उसका प्रमाण बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से खोला जा सकता है, इसके लिए आधार को लिंक करते हैं। त्वरित प्रसंस्करण, ये जो आपका जो क्विक लोन है उसको या सरकार की सब्सिडी की योजना हो। तो इसमें जो सही उत्तर है वो उत्तर है C, मतलब आधार लिंकिंग का जो आपका लोन है और उसका जो प्रोसेसिंग है उसमें जो है सो कोई उसका रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने इसमें आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन रखा है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी का वो उनको सही नहीं लगता है। तो अब जो है सो जैसा कि एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में भी जो है सो इंग्लिश और हिंदी साथ साथ दिखाते हैं। तो एग्ज़ाम का रियल एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को रखा है। और इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होता जाएगा, बट मेरे ख्याल से आपको मैंने बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों ही हैं। कहीं पे आप कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी में तो आप ऊपर के जो है सो इंग्लिश के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। हालांकि मैं जो डिस्कस करूंगा वो हिंदी में करूंगा। जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा जो इंग्लिश का ऊपर का जो हमारा अनुवाद दिया हुआ है जो एक्चुअल क्वेश्चंस का वो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो है उसके संबंध में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। यह एक चेक की तरह हस्तांतरणीय है, मतलब ये एक ट्रांसफरेबल है, जैसे चेक आपने किसी को दिया किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। यह एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसको हिंदी में प्राकर्म लिखित कहते हैं। यह देय तिथि पर ही देय है और यह उसके इशू की शाखा जहां से वो इशू हुआ है उसकी शाखा पे देय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसके इशू शाखा में। देखिए जो FD है जहां से आपने डिपॉजिट करके लिया है वो पैसा आपको वहीं से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राहक शिकायत जो कस्टमर कंप्लेंट्स होते हैं है ना, उसमें जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। और देखिए ये सवाल आपको गौर करने वाली है। आजकल मैंने IIBF में ये देखा है कि वो क्या करते हैं, पहले 4 ऑप्शंस देते हैं और फिर वो 4 ऑप्शंस को मिला करके फिर सब ऑप्शंस देते हैं। देखिए सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है इसको लेकर के, क्योंकि आपको बहुत ही क्लियर
पता होना चाहिए, बड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं आजकल। तो ग्राहक शिकायत के क्या क्या कारण हैं देखिए, स्टाफ का व्यवहार और रवैया, अनुचित तकनीकी का उपयोग, उच्च बैंक शुल्क ब्याज और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तो इसमें जो उत्तर है, जिसका जो सही उत्तर है वो है 1, 2 और 3। मतलब स्टाफ का रवैया गलत हो, जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो सही नहीं हो, और जो खासकर ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग चार्ज ले लेते हैं, तो ये जो है सो ग्राहक शिकायत का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही फेमस जो है सो ऑनलाइन ट्रांसफर में पहले यूज होता था, इसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD। ये जो है सो किस पे काम करता है? इसमें ऑप्शंस हैं, जब आप संबंधित ऐप को, मतलब ऐप को डाउनलोड करते हैं तब, या *99# उसको डायल करके करते हैं, या जो आपका टोल फ्री नंबर है बैंक का उसको, या फ़ोन जो कॉल है उसको उपयोग करके एमपिन के माध्यम से करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है *99#। आपको शायद मालूम होगा कि USSD जो है सो पहले बहुत ज़्यादा उपयोगी ये था, खासकर उनके लिए जिनके पास फीचर फ़ोन्स होते हैं, जो मतलब आजकल जो एंड्रॉयड है वो फ़ोन नहीं है, तो मैंने स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप इसको डायल करके आप कहते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? मतलब जो PMJDY में आप ओवरड्राफ्ट लेंगे तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है? ऑप्शंस हैं, घर का बंधक, बीमा पॉलिसी का गिरवी, संपत्ति पर चार्ज और कोई सुरक्षा नहीं। इसका सही उत्तर है कोई सुरक्षा नहीं। PMJDY में ओवरड्राफ्ट के लिए आपको किसी तरह की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सावधि जमा को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब सावधि जमा जो फिक्स डिपॉजिट है उसका डिफिनीशन यहाँ पे आ गया। मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट, ऋण उत्पाद लोन प्रोडक्ट्स, टर्म डिपॉजिट और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका नाम ही है अवधि मतलब टर्म, सो ये आंसर है टर्म डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे PMJDY के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? बचत बैंक खाता खोलने का लाभ, रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा, ऊपर A B दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको इसके थ्रू हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा DBTL योजना के तहत लोगों को दी जा रही है? आपको पता होगा DBTL योजना, तो मैं बता देता हूँ। DBTL जो है सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसफर्स हैं। तो इसमें देखिए आपको जो ऑप्शंस हैं वो है डायरेक्ट बेनिफिट टोकन ऑफ LPGD, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी, डायरेक्ट बिल्स। सो ये जो है सो इसका एक्सपेंशन है, आपको इस पे इंग्लिश पे ही गौर करना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। ये बड़ा फेमस स्कीम हुआ है जहाँ पे हम जो गैस लेते हैं घरेलू गैस, उसकी सब्सिडी हमारे सीधे खाते में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खाता PMJDY के तहत खोला जाना माना जाता है? मतलब PMJDY के तहत जो खाता खोलते हैं वो किस तरह के लोगों का आप खोल सकते हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं, अनपढ़ के खाते, संयुक्त खाते, व्यक्तिगत खाते या ऊपर के सभी। तो आंसर है ऊपर के सभी। सारे खाते PMJDY के तहत कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से लेन देन बिजनेस जो करस्पॉन्डेंट है हमारे के माध्यम से माइक्रो ATM द्वारा सपोर्टेड है, किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, जमा निकासी फंड ट्रांसफर और बैलेंस, जमा फंड ट्रांसफर लोकल और बैलेंस, जमा निकासी फंड ट्रांसफर और ऋण जांच, डिपॉजिट लेंडिंग और फंड ट्रांसफर बैलेंस इंक्वायरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जमा निकासी फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। मतलब जो भी काम आप जो है सो जो माइक्रो ATM है उसमें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नॉमिनेशन को लेकर के। क्वेश्चन है कि एक आदमी मतलब श्री B अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत खाते में नामांकित करना चाहते हैं, उनके अनुरोध के साथ कैसे आप डील करेंगे, कैसे निपटेंगे? मतलब उनका बेटा और उनकी वाइफ को वो नॉमिनी बनाना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं, बैंक उनके अनुरोध को स्वीकार करेगा क्योंकि वे परिवार के सदस्य हैं, मतलब बैंक उसके माने ले लेगा क्योंकि वो फैमिली मेंबर हैं।
बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। बैंक स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि नामांकन 2 व्यक्तियों के लिए है और ऊपर ए और बी। सो करेक्ट आंसर इसका है बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय, मतलब नामांकन 1 से ज़्यादा व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नामांकित करने के टाइम में आपको बताना पड़ेगा कि भाई उनके जो शेयर्स हैं वो क्या होंगे, आधा आधा होगा, 75-25 होगा, ये आपको वहाँ पे निर्धारित करना पड़ेगा, तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन। देखिए हम सब जानते हैं जब रुपए डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो एक शब्द होता है पिन, PIN पिन। तो पिन का एक्सपेंशन क्या है? मेरा अनुरोध है कि आप ऊपर में इंग्लिश वाला वर्जन इसके लिए देखिए। पीपुल आइडेंटिटी नंबर, पीपुल आइडेंटिटी न्यूमेरल, पर्सनल आइडिया नंबर और पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। तो सही आंसर है पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन मोबाइल है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो देखना है। इसमें देखिए 3 करेक्ट होंगे, 1 करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ग्राहक का खाता बैंक के स्थानीय शाखा के साथ होना चाहिए, जो बिजनेस करेस्पोंडेंट है उसको वर्किंग कैपिटल ब्रांच के साथ रखना है, डिपॉजिट एंड रोल ऑफलाइन भी किया जा सकता है, या प्रतिदिन लागत जो है सो ATM में होने वाले खर्च से कम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय खाता के साथ रखा जाता है। मतलब ये है कि यदि आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन मोबाइल यूज करते हैं तो जो ग्राहक का खाता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, कोई जरूरी नहीं कि ये स्थानीय खाता के साथ स्थानीय ब्रांच के साथ रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और बीमा एजेंट। तो इसका सही उत्तर है सरकारी, मतलब जो आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब आवास ऋण में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कम EMI और चुकौती के बाद के वर्षों में उच्च EMI प्रदान करते हैं तो इस अवधारणा को हम क्या कहते हैं? मतलब क्या होता है, जब आपने लोन लिया तो शुरू में आपकी EMI कम होती है और बाद में जाकर के आपकी EMI बढ़ जाती है। इसके लिए मेरे ख्याल से फिर आप इंग्लिश का ऑप्शन देखिए, स्टेप डाउन, वेरिएबल EMI, स्टेप अप रिपेमेंट और एडजस्टेड लोन। इसका आंसर है स्टेप अप, मतलब बाद के टाइम में आपका जो EMI है वो बढ़ जाता है, इसको हम स्टेप अप रिपेमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक संबंध नहीं होता। मतलब क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसके थ्रू आपका कस्टमर या बैंकर का रिलेशनशिप नहीं होता है, वो देखना है। ऑप्शंस हैं, बैंक की सुरक्षा में जमा सामान रखना, मतलब कोई सामान वहां पे रखते हैं लॉकर में, बैंक के माध्यम से अपने किसी रिश्तेदार को पैसा भेजते हैं, बैंक से आप लोन लेते हैं, और डी है बैंक के लिए आप BC के रूप में काम करते हैं। तो आंसर है बैंक के रूप में BC बनने का मतलब ये नहीं कि आप बैंक के ग्राहक हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन IT से संबद्ध नहीं है? बिजनेस करेस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है, मतलब IT से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग दायरा बढ़ाना, ग्रामीण बैंकिंग लेन देन में बड़ी मात्रा को संभालना, ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान। अब इसमें फिर आप इंग्लिश देखिए, ऑप्शन C जो है सो करेक्ट लगेगा आपको, क्योंकि ये जो BC है ये डिलीवरी कॉस्ट को कम करने के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, इनकरिंग हाई डिलीवरी कॉस्ट, इसलिए ये जो है सो गलत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति, मतलब जो बैंक का स्टैंडर्ड असेट है उसकी डिफिनीशन क्या है? ऑप्शंस है, जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है, जो डाउटफुल नहीं है, जो लॉस नहीं है, या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है वो क्या है, परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 19, मैंने क्वेश्चन नंबर 19, कियोस्क बैंकिंग एक सक्षम PC आधारित प्रणाली है जिसे कहा जाता है। मतलब इसमें 2 टर्म आपको इस फिल ऑफ द ब्लैंक में भरना है।
इंटरनेट बैंक, प्रौद्योगिकी, खुदरा आउटलेट, तकनीकी रूप से, आउटसोर्सिंग, इंटरनेट और मिनी शाखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंटरनेट और मिनी शाखा। यदि आप इसमें भरेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, करेक्ट सेंटेंस। कियोस्क बैंकिंग एक इंटरनेट सक्षम पीसी आधारित प्रणाली है जिसे क्या कहा जा सकता है, मिनी शाखा कहा जा सकता है। ये कियोस्क बैंकिंग का डिफिनीशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताओं में कौन सी है। देखिए फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, 4 ऑप्शन और फिर उसके मिक्सर कर दिए। माइक्रो फाइनेंस का फिर यहाँ पे डिफिनीशन है। ऑप्शंस देखिए, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषता वित्त लघु मध्यम अवधि के लिए है, दिए गए वित्त कम राशि के हैं, यह निम्न आय वर्ग पर लक्षित है, क्रेडिट संपत्ति द्वारा सुरक्षित है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1, 2, 3। मतलब ये लघु मध्यम अवधि के लिए है, कम पैसे और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए है। ये करेक्ट आंसर है, माइक्रो फाइनेंस के डिफिनीशन को ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 21, 2 वर्षों के लिए सामान्य आवर्ती जमा में एक जमाकर्ता क्या करता है एक्चुअली। देखिए ये कुछ नहीं है, आवर्ती जमा या जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसका डिफिनीशन है। ऑप्शंस है 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा, शुरुआत में पूरी राशि जमा, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का वार्षिक जमा और इनमें से कोई। देखिए ये रिकरिंग डिपॉजिट का डिफिनीशन ही है कि एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट रिकरिंग हर एक महीने जमा करना है। तो आंसर है 2 साल के लिए एक निश्चित राशि हर एक महीने जमा करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन डीबीटीएल के तहत सब्सिडी लाभ पाने के लिए जरूरी है। जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी है उसके लिए क्या जरूरी है। बैंक खाता, पैन नंबर, राशन कार्ड और टेलीफोन बिल। तो सही आंसर है आपका खाता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट सीधा आपके अकाउंट में जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता है। कौन नहीं खोल सकता वो देखना है। ब्लाइंड अंधा व्यक्ति, विकलांग, अघोषित दिवालिया या अनपढ़। तो सही आंसर है अघोषित दिवालिया, मतलब जो इंसॉल्वेंट है वो किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट किसी के साथ वैलिड नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, चालू खाते और बचत खातों को भी जाना, मतलब चालू खाते और बचत खाते का एक डिफिनीशन है। कुछ देर पहले आपने फिक्स डिपॉजिट का देखा था, वैसे ही यहाँ पे चालू खाते मतलब करंट अकाउंट और बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट को क्या कहते हैं। सावधि जमा, मांग जमा, टर्म डिपॉजिट आए ऊपर के सभी। आपको ध्यान होगा फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा है और जो चालू खाता बचत खाता है ये है मांग जमा, मतलब आपने पैसा जमा किया और जब मांगिएगा आपको बैंक को देना पड़ता है, इसलिए ये मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट के उदाहरण हैं। फ्लोटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 3 उत्तर सही होंगे, एक इसमें सही नहीं होगा, हमको वो ढूंढना है। ब्याज की दर बाजार की स्थितियों से निर्धारित होती है, सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है, मूलधन के ऊपर और ब्याज मिलता है। रीसेट क्लॉज ब्याज दर में परिवर्तन की आवधिक, मतलब फ्लोटिंग रेट में कौन सा चीज इसमें से नहीं होता है। आंसर है सालाना आधार पर ब्याज दर में, मतलब ये है कि फ्लोटिंग रेट तो फ्लोट ही हो रहा है, वो तब तक चेंज होगा जब तक कि उस एग्रीमेंट में वो रीसेट क्लॉज जब लिखा हुआ है, पीरियडिसिटी तब तय होती है, ईयरली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुछ देर पहले हमने परफॉर्मिंग एसेट और एक्सटर्नल एसेट का डिफिनीशन देखा था। अब इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब एनपीए का डिफिनीशन आ गया। अब देखिए एनपीए क्या होता है। खाता नियमित है, बैंक के लिए आय अर्जित करता है, मूलधन के लिए ब्याज और या किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय या ओवरड्यू रहती है। मूलधन सेम है, 60 दिनों के लिए ओवरड्यू रहती है और इनमें से कोई भी नहीं। आपको याद होगा जब मैंने एनपीए पढ़ाया था आपको, तो एनपीए का डिफिनीशन बताया था। यही डिफिनीशन फिर दोबारा आ गया कि भाई यदि
इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट या दोनों में से कोई एक 90 दिन से अधिक के लिए यदि ओवरड्यू रहा तो अकाउंट क्या होगा, एनपीए हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से एक गांव पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आता है। मतलब हम पीएमजेडीवाई के अंतर्गत उसको कवर मानेंगे। कैसे, क्या हो जाएगा उस गांव में, जब गांव के सभी लोग साक्षर या अर्ध साक्षर हो जाएंगे, मतलब लिखना पढ़ना जान जाएंगे, जब गांव में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा हो जाएंगे, जब गांव में बैंक शाखा या व्यवसाय मतलब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट वहाँ पे रहेगा, और जब गांव को पिछली जनगणना के अंतर्गत शामिल किया गया होगा। आंसर है जब गांव में बैंक की शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अवेलेबल होंगे तो वो गांव जो है सो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कवर्ड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बैंक दूर दराज के केंद्रों और अनबैंक मतलब जहां पे बैंक नहीं है के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस, आईसीटी कियोस्क, पंचायतें, सहकारी समितियां और डाकघर। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आईसीटी कियोस्क। मतलब जो आप सीएसपी करके देखते हैं वो जो है सो जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच सकते हैं, रिमोट है, तो उसके लिए बैंक इन कियोस्क को यूज़ करते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 में एनपीए का डिफिनीशन आ गया। एनपीए जो है सो कब होगा, जो ऋण है वो एनपीए कब हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट 90 दिनों से अधिक समय तक के लिए ओवरड्यू, ओवरड्राफ्ट और कैश के मामले में 90 दिनों से आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, बिल पेमेंट या बिल डिस्काउंट के मामले में 90 दिनों से अधिक समय तक वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है या ओवरड्यू रहता है। ये जो है सो तीनों ही आपको एनपीए का डिफिनीशन है, तो तीनों ही चीज सही है। आंसर इसका करेक्ट है बी। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें, आपने एक साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए हैं, बैंक ब्याज की दर 10% है, यदि ब्याज दर सरल हो, सिंपल है, तो आपको पैसा कितना मिलेगा। आपको याद होगा इसमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 100 से, आपको इंटरेस्ट निकल आएगा। इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, उतना पैसा आपको मिलेगा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100 यदि आप करेंगे तो आपको जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो 1,000 रुपये आएगा। तो 1,000 रुपये या 10,000 में मिला लिया तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है 11,000 रुपये। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम बहुत ही फेमस ऐप है। इसमें से सही विकल्प आप चुनिए कि भाई क्या क्या काम करता है। मेरे ख्याल से ये आपके लिए आसान होगा यदि आप भीम को यूज़ करते हैं। केवल बैंक को सीधे बैंक भुगतान के लिए बनाया गया है, ओनली बैंक टू बैंक पेमेंट के लिए। किसी को पैसा भेजना, उससे पैसा कलेक्ट करना, बिल का भुगतान करना, इस सारे कामों के लिए बना है। केवल यूटिलिटी बिल्स पेमेंट के लिए बना है या बैंकों द्वारा सतर्क संदेश भेजने के लिए बना है। तो इसका जो सही उत्तर है, आपने सही गेस किया, उत्तर है बी। मतलब ये सारे काम आप जो है सो भीम में कर सकते हैं। भेजना है, कलेक्ट करना है, बिल पे करना है, मोबाइल रिचार्ज करना, कोई भी चीज़ है अब इसमें इस यूपीआई ऐप में अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म, मतलब बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के जो है सो वेराइटीज़ हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, हमको इसमें से कौन सा नहीं है वो पहचानना है। शहरी सहकारी, देखिए सहकारी तो उसमें नाम में ही लगा हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और जिला सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है ये कोऑपरेटिव बैंक में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो एटीएम की विशेषता, माइक्रो एटीएम में जो चीज़ नहीं होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है, बीसी के हाथ से संचालित उपकरण है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ये है ग्राहक द्वारा, यूज्ड फॉर बिल्स पेमेंट। मतलब इसके अलावा जो बाकी तीन जो है माइक्रो एटीएम की विशेषता है, तो जो इसमें नहीं है वो आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 34, पीएमजेडीवाई का दीर्घकालीन दृष्टिकोण की नींव रखना है। मतलब लॉन्ग टर्म विजन जो है सो पीएमजेडीवाई का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है ना, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है।
किस फाउंडेशन पे है, क्या बनाना चाहते हैं वो, नकद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय प्रणाली, कैशलेस अर्थव्यवस्था और सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। इसका जो सही उत्तर है ये है कैशलेस। मतलब आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है 15 अगस्त को, जो उन्होंने पहली बार जब लॉन्च किया था पीएमजेडीवाई, तब बोला था कि भाई ये जो है सो पूरे देश की जो व्यवस्था है उसको वो कैशलेस बनाना चाहते हैं, इसलिए पीएमजेडीवाई को लॉन्च किया गया। सो आंसर है सी। जमा खाते के मामले में नामांकन बैंकों को शेष राशि सौंपने में मदद करता है। मतलब यदि अपने जो आपके खाते हैं उसमें पैसा रखा है डिपॉजिट, तो जो नॉमिनेशन है बैंकों को क्या चीज़ में हेल्प करता है। एक मृत व्यक्ति के खातों में उसके कानूनी उत्तराधिकारी के लिए, मृतक ग्राहक द्वारा वांछित व्यक्ति को, कानूनी रूप से बैंक की पसंद के व्यक्ति को, या ऊपर के सभी। देखिए जो नॉमिनेशन होता है वो एक आदमी अपने जीवित रहते हुए करता है और ये उसके लिए करता है जिसको वो पैसा देना चाहता है। तो हेल्प क्या करता है, मृतक ग्राहक को वांछित, मतलब वो जिसको पहचान रहा है, जिसको डिजायर कर रहा है, उसको पैसा देने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 36, बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा ये है कि जो बैंक का ग्राहक नहीं कहा जाएगा। बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाला कोई व्यक्ति, बैंक के साथ बैंकिंग लेन देन करने वाला कोई व्यक्ति, बैंक का एक व्यक्तिगत उधारकर्ता और बैंक के पास जमा खाता रखने वाली कोई कानूनी इकाई, मतलब एक लीगल एंटिटी। इसका जो सही आंसर है वो ये है बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाला। मतलब यदि आप खाता खोलने के इंटेंशन से बैंक में गए हैं तो सिर्फ आप ग्राहक नहीं होते हैं जब तक कि आप खाता खोलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत का वैध कारण हो सकता है। मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समेंट में कंप्लेन के लिए। ऋण इतिहास के कारण ऋण आवेदन की गैर स्वीकृति, आंतरिक कारणों से मंजूरी या संवितरण में देरी, परियोजना के कारण लिए ऋण आवेदन की अस्वीकृति, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार संशोधित ब्याज में आवेदन। तो सही आंसर है आंतरिक कारणों से मंजूरी का संवितरण में देरी। मतलब यदि इस रीजन से आप मैंने कोई परेशानी है तो कस्टमर कंप्लेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। जो डिफिनीशन है मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर है, थोड़ा सा लेवल इसमें इस क्वेश्चन का हाई हो गया। इसमें पूछ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्टेज है ना, उसका सही क्रम क्या है। 3 स्टेज है, तो किसके बाद क्या आता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, लेयरिंग, लेइंग, क्लींजिंग एंड प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट एंड लेयरिंग, प्लेसमेंट, लॉन्ड्रिंग एंड क्लींजिंग। देखिए आप इंग्लिश पे गौर कीजिएगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको। तो इसका जो सही आंसर है ये है प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। मतलब जो अवैध धन है, जो काला धन है, सबसे पहले उसको किसी जगह पे लगाते हैं, लेयरिंग करके उसको मतलब कहते हैं कवर करते हैं, और बाद में जो है सो जो वैध आमदनी है उसमें उसको मिला देते हैं। ये जो है सो 3 जो है सो स्टेजेज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया सही कदम है जो बैंक ऋणों को चुकाने में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कर्जदारों की मदद कर सकता है। मतलब यदि आप नेचुरल कैलेमिटी, मतलब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की आपदाएं आती हैं, तो बैंक जो है सो कैसे अपने कर्जदारों को मदद कर सकता है उनके रिपेमेंट में, ताकि उनका अकाउंट एनपीए नहीं हो जाए। ऋण पर ब्याज की छूट, मतलब इंटरेस्ट में कंसेशन दे देंगे। व्यापार शुरू करने के लिए ताज़ा वित्त, फ्रेश लोन दे देंगे। मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण, संपूर्ण मौजूदा बकाया राशि को माफ करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण। मतलब वो क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोन का रिपेमेंट पीरियड है उसको क्या करते हैं, वो रिशेड्यूल कर देते हैं। मतलब आपको उसका जो किस्त है उसका टाइम बढ़ा देते हैं यदि आप नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कभी भी कहीं भी बैंकिंग से संबंधित है। मतलब एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, विदेशी बैंकिंग, निजी बैंकिंग, सिस्टम बैंकिंग एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो आंसर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब सीबीएस जो है
सो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग से संबंधित है। 41 अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबरों के योगदान के अनुसार मासिक पेंशन के द्वारा तय किया। मतलब क्या है कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, जो आपको मासिक पेंशन मिलेगा 1000, 2000 और 4000, ये जो है सो किसके द्वारा मतलब गारंटेड होता है। मतलब कि यदि किसी वजह से आपको सफिशिएंट उस पर आमदनी नहीं मिलती है, आपका जो मैंने जो डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन है उस पे, तो कौन जो है सो इसकी गारंटी देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत सरकार। मतलब भारत सरकार ने ये गारंटी दी हुई है कि भाई मिनिमम जो है सो ये चीज़ हम आपको पेंशन में इंश्योर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, पीएमजेडीवाई जो अकाउंट है उसमें चेकबुक यदि चाहिए तो जो मिनिमम बैलेंस है उसकी क्या आवश्यकता है? संबंधित बैंक का जो मिनिमम बैलेंस है वो पूरा करना है। संबंधित बैंक का जो मिनिमम बैलेंस है पूरा करने की जरूरत नहीं है, बगैर उसके मिल जाएगा। पीएमजेडीवाई अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदलना पड़ेगा और चेकबुक नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएमजेडीवाई में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड को पूरा, यदि पीएमजेडीवाई में अपने खाता खोला, बगैर चेकबुक का कोई मिनिमम बैलेंस जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने चेकबुक चाहिए तो उस बैंक का जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको अपने खाते में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एसबीआई एक बैंक मतलब किस तरह का बैंक है? आपको मालूम है बहुत तरह के बैंक हैं हमारी कंट्री में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सो कौन सी कैटेगरी में आता है? आसान सवाल है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक। तो आंसर है पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई जो है सो जो सरकारी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 44, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंकर ग्राहक संबंध को, एक और सवाल अभी आपने देखा था उसी तरह का एक दूसरा सवाल यहाँ पे है। ऑप्शंस है, माल को बैंकों के पास मतलब आप कोई चीज़ सेफ कस्टडी में रखते हैं, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को पैसा भेजते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या बैंक के लिए आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करते हैं। तो आंसर है बैंक के लिए आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनने का मतलब ये नहीं कि आप बैंक के ग्राहक बन गए, बाकी तीनों ही क्षेत्र में आप बैंक के ग्राहक बन जाते हैं। 45, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की एक मतलब सेविंग बैंक जो अकाउंट्स हैं उसकी विशेषता के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं, जमा की सुविधा, जरूरत के समय वापस लेना आसान है, नामांकन की सुविधा, या ऊपर के सभी। आप यदि गौर कीजिएगा तो ऊपर के सभी चीज़ें सेविंग बैंक खाते में उपलब्ध है। जब चाहिए तब जमा कीजिए, जब चाहिए तब वापस ले लीजिए, और उसमें चाहिए तो नॉमिनेशन कर लीजिए। सारी सुविधाएं एसबीआई अकाउंट में आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए मुद्रा योजना सवाल आया है। आपको याद होगा मैंने जब मुद्रा योजना के लिए आपको वीडियो बनाया था तो उसमें इसके डिफिनीशंस बताए थे, उसी पे सवाल है। और मुद्रा योजना से आपको मैंने याद रखना है कि एक न एक क्वेश्चन मुद्रा योजना पे जरूर रहता है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है सिर्फ कि भाई ये तीनों स्कीम में शिशु, तरुण और किशोर, शिशु, किशोर और तरुण क्या क्या सीलिंग है वो आपको याद रखना है। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा तो वो कौन सी योजना के तहत कवर होगा? अब आपको याद होगा कि भाई एक योजना 50,000, दूसरी 5 लाख और तीसरी 10 लाख रुपए के लिए है। तो इसमें से देखिए करेक्ट आंसर है किशोर। मतलब ये है कि शिशु है 50,000, किशोर है 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक, और तरुण है 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक। तो करेक्ट आंसर है किशोर योजना। 2 साल के सामान्य आवर्ती जमा में एक ग्राहक क्या करता है? देखिए इससे पहले भी इस तरह का सवाल आया हुआ था कि 2 साल का यदि रिकरिंग डिपॉजिट है तो वो क्या करेगा। 2 साल के लिए निश्चित राशि का मासिक जमा, 2 साल की शुरुआत में पूरी राशि, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि, और इनमें से कोई नहीं। आंसर है 2 साल के लिए निश्चित राशि का मासिक जमा। ऋण की चुकौती क्या चीज़ पे, मतलब जो लोन रिपेमेंट है वो क्या चीज़ पे डिपेंडेंट होता है? केवल उधारकर्ता के भुगतान की क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी है लोन देने की, माने रिपेमेंट देने की, वो केवल उधारकर्ता के भुगतान की इच्छा,
केवल उधारकर्ता की आय सृजन क्षमता और ऊपर के सभी। तो मतलब जो लोन की चुकौती इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब लोन देने वाले की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए और उसकी जो है सो उतने पैसे कमाने की ताकत भी होनी चाहिए। तो मतलब ये तीनों ही इसके उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। फसल ऋण एक वित्तीय सेवा है। किसान कार्ड एक वित्तीय सेवा का उदाहरण है और ऊपर के सभी। तो उत्तर है ऊपर के सभी। मतलब जो बैंक द्वारा दी गई सर्विस में ये सारी चीजें सत्य हैं। आखिरी क्वेश्चन है, आमतौर पर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत एक उप सेवा क्षेत्र में कितने घर होते हैं? आपको याद होगा कि जब मैंने ये वीडियो पीएमजेडीवाई का बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि पीएमजेडीवाई में 1000 से 1500 घरों का जो है सो मानदंड रखा गया है और उसको उन्होंने सब सर्विस एरिया का डिफिनीशन दिया है, SSA। तो करेक्ट आंसर है 10,000 से 1000 से 1500 के घर यदि हैं तो वो उसके सब सर्विस एरिया में आते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले महीने की जो IIBF के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है। तो ये जो सवाल मैंने आपको बताया है ये सब एक्चुअल मैंने एग्जाम से आया हुआ सवाल है और मुझे विश्वास है कि आपने इसके ऑप्शन से डिस्कस कर लिए होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी मतलब इस तरह इसमें से जो 50 में से हो सकता है 15 एक और 20 एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। तो मैं फिर आपको अगले हफ्ते मिलूँगा। जो हमारा अगला वीडियो है जिसमें कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो बाकी के 50 सवाल हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।